शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों से कार्य कर रहे एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने बच्चों की लाइफ में कैसे चेंज लाना है, उनसे कैसे उनके सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं हम लोग कि होलसम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, उसके बारे में कार्य करते आ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी से आप सभी का मैं परिचय कराने जा रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी ने कई आर्टिकल्स, पेपर वर्क, कई मैगजीन्स में छपवाए। उन्होंने बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनकी काउंसलिंग की है, उन्हें बताया है कि उनके लिए कौन सी लाइन, कौन सी शिक्षा या कौन सी जो चीज है उनके लिए सही रहे। वह बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं और उनको साइंस से रिलेटेड जितना भी ज्ञान हो सकता है वह उन्हें देते हैं। जैसे आप विवेक जी बहुत वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और काउंसलिंग का भी कार्य करते आ रहे हैं, तो आपके समक्ष एक ऐसी सिचुएशन भी आई होगी जहां माता पिता बच्चे को कुछ और कराना चाहते हैं और बच्चा कुछ और करना चाहता है, पर वो आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, फिर वो एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो वो कंक्लूजन तक कैसे पहुंच पाते? वह ऐसी सिचुएशन लगभग हमारे रोजमर्रा में कई बार आती है और उस समय पर हमको काउंसलिंग बच्चे की भी करना होती है, तो कई बार पेरेंट्स से भी हमको रिक्वेस्ट करना पड़ती है। मैं उसमें काउंसलिंग तो नहीं कहूँगा पर मैं निवेदन करूँगा। देखो, एक बात ये स्पष्ट है कि हर व्यक्ति अलग है, यानी मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना, शंकराचार्य जी ने कहा हुआ है। तो व्यक्ति अगर अलग होगा तो उसके विचार भी अलग होंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स भी अलग होंगे, उसकी अपेक्षाएं भी अलग होंगी। और जनरेशन अगर चेंज हो जाए तो उसके साथ तो निश्चित रूप से और अधिक चेंज हो जाती है। सबसे पहले मैं गार्जियन से एक बात कहता हूं और वही बात मैं यहाँ रिपीट करूंगा। आपने देखा होगा कि बैंक वगैरह में जब आप खाते खुलवाने जाते हैं तो एक केवाईसी होता है, यानी नो योर कस्टमर। हम अपने गार्जियन से कहते हैं कि आप भी केवाईसी करें, तो कहते सर केवाईसी का इससे क्या संबंध है? तो हम कहते हैं केवल कस्टमर की जगह पर चाइल्ड करें, नो योर चाइल्ड। क्योंकि आज की तारीख में अपने बच्चे को जानना पहचानना, जब मैं जानना और पहचानना कहता हूं तो मेरे बच्चे के प्लस क्या है, माइनस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, कितना उसका ईक्यू है, कितना उसका एसक्यू है, सोशल पोजीशन है, ये सब बातें हमको मालूम होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि सफलता की परिभाषा आप चेंज करिए। आप केवल एकेडमिक जो सक्सेस है उसको अगर सफलता मानते हैं तो बच्चे के साथ अन्याय करते हैं। अब जैसे मैं उनसे पूछता हूं कि सचिन तेंदुलकर या धोनी को आप सक्सेसफुल मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों ने स्कूलिंग या अपना एकेडमिक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो सक्सेसफुल है कि नहीं। तो हर बच्चे के रिस्पेक्ट में अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है, एक्सपीरियंस के साथ में हमने ये भी देखा है कि गार्जियन या मैं भी गार्जियन हूं, तो मैं अपने किसी रिलेटिव का या अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दूंगा उस बच्चे को कि तुमको भी ऐसा करना चाहिए। मैं थोड़ा इस पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि बगल वाले गुप्ता जी का बच्चा अलग सिचुएशन में पैदा हुआ है और आपका बच्चा अलग है और दोनों की परिस्थितियां अलग तरह की, तो सफलताएं एक सी कैसी हो सकती। फिर वहीं बच्चों से कहता हूं कि इस उम्र में जब आप एडोलसेंस में होते हैं या थोड़ा सा यंग होने जा रहे होते हैं, तो सबसे बड़े दुश्मन कौन लगते हैं आपको? तो जो आपको जो सलाह देते हैं वो है आपके मम्मी पापा या बड़े भाई। और सबसे बड़े दोस्त कौन होते हैं? तो जो आपके दोस्त हैं, वही आपके हमरुमा होते हैं, वही आपके सब कुछ होते हैं, तो आप उनकी बात सुनते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि एकमात्र पूरी दुनिया में एकमात्र रिलेशन अतुल्य ऐसा है और वो माँ बाप का है, जो बच्चे की सफलता पे खुश होगा, जो सफलता के साथ संतुष्ट होगा। बाकी कोई और रिलेशन ऐसा नहीं है। तो जब माँ बाप डपटते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें भी आपका हित छुपा हुआ है। कहीं वो बात जो कह रहे हैं उसमें जीवन का सार है और वो हमेशा अपने बच्चे को अपने से बेहतर देखना चाहते हैं। तो उनके उन भावनाओं को, उनके इस भाव को समझने की कोशिश करिए। और आज ही संयोग से 2 मैसेज व्हाट्सएप पे पढ़ने को मिले और उसमें से एक में लिखा था कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे माँ बाप की बातें समझ में आने लगी, क्योंकि मैं खुद भी माँ बाप हो गया, मैंने पिता हो गया और मेरी पत्नी हो गई, तो समझ में आने लगा हमको कि क्या कहते हैं, हमको डांट क्यों पड़ती थी। और दूसरी बात, एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, वो मेरी माता जी मुझे कहा करती थी कि माँ की डपट से मोक्ष प्राप्ति होती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि माँ का आशीर्वाद, माँ का अपना अनुभव और माँ की जो अपेक्षाएं आपके साथ होती हैं वो आपको रास्ते दिखा देती हैं।
तो दोनों दो ध्रुव नहीं है अपूर्वा, दोनों पूरक हैं उसके। आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक दूसरे के साथ जो इंटरैक्शन है, एक दूसरे से मिलजुल कर जो डिसीजन आते हैं, वही हम लोगों के लिए सही हो। कुछ अपने माता पिता की सुने और कुछ अपने मन की करें, उससे भी रीच टू अ ह्यूज ग्रेट रिजल्ट। और रिजल्ट की बात करते करते मुझे याद आया कि अभी कुछ वक्त पहले ही रिजल्ट्स आए हैं 10th 12th के बच्चों के। इस बार 100% भी रिजल्ट आए, पर कुछ बच्चों के रिजल्ट कम नंबर भी आए, वह दुखी है। और एक प्रतिस्पर्धा की बात रहती है जो बहुत ही ज्यादा हम लोग के अंदर आ जाती है, और हम चाहते हैं कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी दैट 100% वाली कैटेगरी में, नॉट वो 50% वाली कैटेगरी। तो आपको क्या लगता है ये प्रतिस्पर्धा किस हद तक सही है, और इससे क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्या लाभ हो सकते हैं? हाँ पूर्वा, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में बहुत सारे गार्जियंस के बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसी के 95, किसी के 96%। बल्कि हम लोग मजाक में भी अपूर्वा कह रहे थे कि आज के जमाने में जो अंक आते हैं वो फ़ारेनहाइट में आते हैं, 98.3, 98.6, 98.5। और हमारे जमाने में यही अंक डिग्री सेल्सियस में आया करते थे, 37.1, 41.1, 36.6, और उसमें हम खुश रहा करते थे। हालांकि मजाक की बात है कि बहुत विषय अच्छा गंभीर भी है। एक गार्जियन अभी मुझे मिले जिन्होंने आज मुझे फोन किया कि सर वो मेरे बेटे का थोड़ा कम परसेंट आया। मैंने कहा कितना कम परसेंट आया? शायद मैं उम्मीद कर रहा था कि 50-60 के आसपास ये बता रहे होंगे। तो सर वो 87% थी उसके आप आए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके 87% आए थे क्या बोर्ड एग्जाम? बोले नहीं वो तो हमारा जमाना अलग था, आप भी तो जानते हो। नहीं, आपका जमाना अलग नहीं था, आपके जमाने में भी टॉपर के 95% आया करते थे। तो पहली बात तो ये कि आप बच्चे के 87% को कम जस्टिफाई मत करिए, ये ठीक नहीं है। उसकी मेहनत देखिए, साल भर उसने मेहनत की। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा अपूर्वा कि खुद का मेरा बेटा अभी 12th क्लास में, उसका रिजल्ट अभी बोर्ड एग्जाम का, स्टेट बोर्ड का आना है। तो मुझे कह रहा था कि बोले मुझ पर इतना दबाव है क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के रिजल्ट जो हैं वो 95% के आसपास हैं, तो मुझ पर बहुत प्रेशर हो गया। मेरा एक ही लाइन में जवाब था कि क्या तू अब अपने बोर्ड के एग्जाम में कुछ चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तुमने कहा तेरे 75% तो आएंगे ना, क्योंकि वो तेरे IIT JEE की जरूरत के लिए जरूरत थी, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं रही। बोले हाँ इतने तो आ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं खुश हूं इतने में। फिर बोले आप सचमुच खुश है? बोला आपको तो एक लाइन में फिर अपने आप अपनी माँ से कहता है थैंक गॉड कि पापा खुश है। तो ये देखिए इस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करिए। देखिए हर बच्चा अलग अलग रुचि का होता है, अलग अलग क्षमताओं का होता है। तो अगर मैं आदर्श रूप से बात करूं ना अपूर्वा, तो फिर तो हर बच्चे के लिए अलग एग्जामिनेशन होना चाहिए था। पर क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल था कि हर बच्चे का अलग एग्जाम हो जाए? नहीं। इसका मतलब एग्जाम सबके लिए कॉमन हो रहा है। तो आपकी योग्यता अलग है, मेरी योग्यता अलग है, किसी और की योग्यता अलग है, लेकिन एग्जाम कॉमन है। तो निश्चित रूप से वो एग्जामिनेशन का पैटर्न किसी एक को बहुत सूट करेगा, किसी को कम सूट करेगा, हो सकता है किसी के लिए कठिन हो जाए। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो परीक्षा अभी हो रही है, दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य कहिए, ये आपका 100% जो है आपका असेसमेंट नहीं करता, आपका मूल्यांकन नहीं करता आपकी क्षमताओं का। तो अंक आपके 100% मूल्यांकन करने वाला एक टूल नहीं है, हालांकि वो आपका मूल्यांकन करता है। अच्छा एक बार और समझ लीजिए कि अगर अच्छे अंक नहीं आते हैं, मान लीजिए आप इसको आप अच्छा अंक मानते हो, अच्छे अंक नहीं आए, तो क्या जीवन समाप्त हो जाता है? बहुत सारे एग्जाम्पल अभी इस समय व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। एक अभी वो जो IAS नितिन सागवान जी का मैं पढ़ रहा था कि उनको 33 नंबर और 24 नंबर आए थे जब वो हायर सेकेंडरी स्कूल में थे, और वो IAS हैं। एक जबलपुर के डॉक्टर हैं सचिन, उनका भी मैं पढ़ा था कि 58.6% उनके 12th क्लास में थे, और वो MP PMT निकले, वो ऑल इंडिया PMT निकले, फिर उन्होंने PG भी एक बार में क्लियर कर लिया, उनका DN भी हुआ। ऐसे में सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेरे साथ का एक बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, हम लोग बहुत एवरेज थे पढ़ने में, सेकेंड डिवीजन हम भी पास हुए 11 से, और पास होने के बाद वो बहुत ही सामान्य, मुझे उसकी बचपन की बात अभी भी याद आती है। लेकिन आप विश्वास करेंगे वो छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा में इस समय पर है, डिप्टी कलेक्टर है उस समय, और बहुत अच्छा प्रशासक है इस समय। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। एक सुनीति मिश्रा एक बच्ची हुआ करती थी, 10th बड़ी मुश्किल से पास हुई, और आप विश्वास करिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार जब का जो परिषद की जो बैठक हुई थी, उसमें उसने लॉ के स्टूडेंट के रूप में बहुत शानदार पेपर प्रेजेंट किया अपना। अब वो जॉब में है। जो बच्ची 10th क्लास पास नहीं हो पा रही थी, वो सोचिए बाहर विदेश में सेवा कर रही है एक अच्छे लॉयर के रूप में। जयपुर में एक स्टूडेंट था जो बड़ी मुश्किल से 12th निकला, और 12th करने के बाद वो बहुत अच्छे आयुर्वेद का डॉक्टर है। तो मैं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि जिससे ये सिद्ध होता है कि 10th के 12th के जो रिजल्ट आपके हैं ना, ये आपका पूरी तरह से जीवन का अंत नहीं होता है।
और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इसके बाद इसीलिए लिए जाता है कि आप अपनी योग्यता को दोबारा परीक्षण कर लें। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो सीबीएसई में बहुत अच्छे अंक लाए लेकिन कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट नहीं हुए। लेकिन मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% या 70% लाते हैं और वो उस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए 10th 12th की इस रेस में आपको शामिल नहीं, अच्छे अंक लाना आपको जरूरी है और इस पागलपन में मत शामिल। हम लोग सब एक रेस में भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर हम सब एक जैसे दिखने में भी नहीं है, तो हम सबकी कैपेबिलिटीज एक जैसी कैसे हो सकती है? हम सबके अंदर कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, कोई ना कोई पर्सनालिटी ट्रेट होता है जो अलग होता है। सर ने सही तरीके से बताया कि दिस इज नॉट द राइट वे टू जज द आईक्यू और द पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड, और इवन मार्क्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इट्स अ राइट पॉइंट, क्योंकि साइकोलॉजी में भी बात की जाती है ईक्यू की, इमोशनल कोएफिशिएंट। इमोशनल कोएफिशिएंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आईक्यू। तो इसीलिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम लोग आगे बढ़ के बहुत सारे डिसीजन भी चेंज करते हैं। जैसे बचपन में 12th में मानिए अगर साइंस लिया है तो आगे जाके लॉ पढ़ने लग जाते हैं, या अगर कोई और सब्जेक्ट लिया है तो आर्ट करने लग जाते हैं, डांस की ओर चले जाते हैं, या उसी फील्ड में कुछ करते हैं। इसी तरह सर 12वीं के बाद जैसे बच्चे सोचते हैं कि आगे जाके हमें क्या करना है, हम क्या चूज करें, कौन सी फील्ड में जाए, और बहुत हसल हो जाता है, क्योंकि कोई भी फील्ड चुनना अपना एक फ्यूचर के लिए एक स्टेप होता है। तो जो मॉडर्न जो बच्चे शहरों में रहते हैं उनके पास करियर काउंसलर्स रहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है, उनके पेरेंट्स भी वेल टू डू होते हैं। बट जो गांव के बच्चे होते हैं, या मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, या छोटे शहरों के लोग होते हैं, उन लोगों को कई बार दिक्कतें आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से या किसी और तरीकों से उन बच्चों को कैसे कंसल्ट किया जा सकता है और उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है पूर्वा, और आपने बहुत अच्छी बात एक कही, क्योंकि मैं अभी वही देख रहा था कि 90% यदि किसी बच्चे के आए तो फिर 95 क्यों नहीं आए, 95 है तो 96 क्यों नहीं आए, और 96 है तो 100% उस बच्चे क्यों नहीं आए। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को पासिंग मार्क के 100% कर देना चाहिए ताकि वो सेटिस्फेक्शन उसको होता रहे। तो ये पॉसिबल नहीं है। अपूर्वा, एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के अचीवमेंट यानी जो आप अर्जित करते हैं या जो सफलता है, उसका मुख्य किरदार कौन होता है? तो उसका मुख्य किरदार होता है होते हैं खुद आप। और जो मार्गदर्शन का जो रोल है या भूमिका है वो करीब 20-25% के आसपास होती है। यानी आपके आसपास का परिवेश, आपकी पेरेंटिंग जो हुई है, यानी आपके गार्जियन और आपके जो मार्गदर्शन या टीचर या कोई भी हो सकता है, वो उनकी भूमिका केवल आपको ग्रूमिंग करने की है, आपको डायरेक्शन देने की है। लेकिन अल्टीमेटली लड़ना मुझे ही है, मुझे ही एग्जाम में बैठना है। आपका टीचर एग्जाम में नहीं बैठ सकता, आपका टीचर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको बताना होगा। तो कुल मिलाकर काउंसलिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे सफल होना, आपको कोई सफल बना नहीं सकता है। दूसरा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रश्न में एक चीज लगती है कि ये बात महानगर, नगर या छोटे शहरों के हिसाब से या गाँव के हिसाब से तय शायद कम होती है, क्योंकि महानगर में भी अपूर्वा लोग फेल होते हैं। यानी महानगर में भी लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन उसके बाद भी असफल होते हैं। और अब तो हम जब स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि कितने सारे गुदड़ी के लाल हैं। यानी ऐसी जगहों पर जहां उनके लिए एक कमरे का मकान होता है, जहां वो फुटपाथ पर रहने वाले गार्जियन होते हैं, जहां रोज की मजदूरी करने वाले गार्जियन होते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला पिता होता है, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे अंक लेकर आ रहे हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि चूंकि डिजिटल इंडिया का भी जमाना है, अब तो आपके लिए नॉलेज, यानी ये मैं तो कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया जो है, इट्स अ स्कूल ऑफ नॉलेज। ये पूरी दुनिया जो है आपका, ये विलेज ऑफ नॉलेज है, और आप कहीं से भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट्स भी हैं जिन पर आपको तरह तरह के नॉलेज मिल सकते हैं, विषय की जानकारी हो सकती है, आपके डाउट भी हो सकते हैं। आपको सबसे पहले तो सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ स्टडी मटेरियल छांटना चाहिए। उसके बाद आपको लगातार असेसमेंट करने के लिए मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, और बीच बीच में काउंसलिंग भी करते रहना चाहिए। क्योंकि अपूर्वा, जैसे मैं इसमें एलन में हूँ और इंदौर में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारा अपना अनुभव और भी है कि राजस्थान की एक बच्ची थी जो लास्ट ईयर जो बालिका वधू थी, और बालिका वधू है मतलब उसकी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, लेकिन उसकी ललक पढ़ने में बहुत ज्यादा थी। तो उसने बायो लेके पढ़ाई की, और संयोग से उसके पति और उसकी जो नंदोई थी वो बड़े सहयोगी थे।
तो वो घर के सारे काम करके इन्हें गोबर भी थाप कर घर की जिम्मेदारियों के बाद भी तैयारी करती रही, मार्गदर्शन लेती रही हमारे यहाँ के टीचर से, हमारे यहाँ ग्रुप से, काउंसलर से, और वो बच्ची डॉक्टर बनने जा रही है। उसका सिलेक्शन नीट में हुआ और बहुत अच्छे अंकों के साथ हुआ। और ऐसे एक सिवनी जिला यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में, वहां का एक बच्चा था, उस बच्चे ने तो बहुत शानदार काम किया। वो चूंकि बाहर आ नहीं सकता था, वो सिर्फ हमसे फोन पे चर्चा करता था, और फोन पे चर्चा करके कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपनी किताबों को उसने उपयोग किया। और अपने पिताजी को, जो कि साइंस की एबीसीडी भी नहीं जानते थे, उसको उसने जाके साइंस की क्वेश्चन बैंक दी और कहा कि पापा जी आप इसमें रैंडमली कोई भी 50 क्वेश्चन साइन कर, निशान लगा। तो 50 क्वेश्चन पे उसने साइन करवा दिया, मतलब निशान लगवा लिया। अब पिताजी ने कहा ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोले ऐसा है, मेरे पास कोई टेस्ट देने के लिए नहीं है, तो जो मैंने पढ़ा है उसी से मैं टेस्ट दे दूंगा। और बकायदा वो 1.5 घंटे 2 घंटे का जो टाइम था उसने बैठ के एग्जामिनेशन दिया, और आप विश्वास करिए वो वेटरनरी सर्जन बना है। तो ये एकलव्य भी है इस तरह के जो सूचनाएं अर्जित करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। बस केवल मेरा कहना है, जैसे आप कहती हो ना कि भाई उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं है, हौसले की आवश्यकता है। और हौसला उनको बच्चे के पास यदि हो ना, तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। वैसे भी बहुत सारी संस्थाएं योग्यता के आधार पर परीक्षा लेके स्कॉलरशिप देती हैं, बहुत सारी संस्थाएं आर्थिक सहयोग करती हैं। तो ये सब भी होता है, आप एक बार चल पड़िए, रास्ता आपका अपने आप बन जाता है। रास्ते खुद ही बनते जाते हैं अगर हम लोगों के पास एक उड़ने की इच्छा हो या आगे बढ़ने की चाह, तो हम लोग अपने रास्ते खुद ही बनाते जाते हैं। और कई बार वो रास्तों में हम लोग भटकते भी हैं, गिरते भी हैं और उठते भी हैं। लेकिन अभी जो इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, बच्चे एक दूसरे से जब कंपेयर करते हैं अपने आप, तो कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे गलत रास्ते में चले जाते हैं जो अपने घर वालों को भी नहीं याद करते, उनकी एक बार सोचते भी नहीं है, और एक ऐसी अपने दिमाग में सोच लेके आते हैं जो उन्हें एक सुसाइडल थॉट उनके माइंड में आ जाता है। एक मैंने पढ़ा था न्यूज में, केरला की बच्ची थी, वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी, तो उसने अपनी जान दी। क्यों? क्योंकि वो उस रील में फिट नहीं हो पा रही। ऐसे बहुत से केस हम पढ़ते आते हैं कि बच्चों को अंक कम आए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, या उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और उन्हें कैसा एक मोटिवेशन देना चाहेंगे जो वो ये वास्तव में पूर्वा एक बहुत ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने आया है। मतलब इतनी जल्दी बच्चे जो हार जाते हैं, ये वास्तव में दुखद है, और इस समाज के लिए तो चिंताजनक ये है, निश्चित रूप से है। असल में असफलता जो है ना, ये मंजिल अभी कितनी दूर है ये बिल्कुल नहीं बताती है, लेकिन असफलता या जो कमी है ना, ये जरूर बता देती है कि अभी रुकना नहीं है। मतलब एक चीज जो निश्चित है वो ये बता देती है कि अभी रुकने की जरूरत नहीं है, अभी तो चलते जाना है। कहाँ तक जाना है ये चिंता अभी मत करिए। असल में सुसाइडल जो टेंडेंसी बच्चे में डेवलप होती है, उसके पीछे एक मूल कारण तो ये है, अगर उसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 2 कारणों में बांटूं, तो मनोवैज्ञानिक कारण तो आपको समझना होगा, चाहे गार्जियन हो चाहे टीचर हो, ये वो खुद बच्चे को भी समझना होगा कि जो हमारे ब्रेन के जो 2 पार्ट हैं, जिसको हम लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट कहते हैं सिंपल भाषा में। लेफ्ट पार्ट जो है वो लॉजिकल एस्पेक्ट्स को डेवलप करता है, उसके लिए ग्रोन अप होता है, और जो राइट पार्ट है वो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को। हमारा एक्सपीरियंस पिछले कुछ सालों से ये लगातार आ रहा है कि बच्चे का लॉजिकल पार्ट तो हम खूब अच्छा डेवलप करते हैं, लेकिन जो इमोशनल पार्ट, जैसे आपने EQ कहा ना, वो वाला पार्ट बच्चे का डेवलप नहीं हो रहा है। और यहाँ मुझे ऐसा अपना बचपन याद आता है, क्योंकि जब हम संयुक्त परिवारों में रहा करते थे तो गर्मी की छुट्टी हम वेट करते थे कि गर्मी की छुट्टी आए, और जब गर्मी की छुट्टी आती थी तो हमें याद है कि हम शाम के समय पर बाहर खेल, सुबह के समय नदी में नहाना, दोपहर के समय चूंकि लू चलती थी तो ताश खेल रहे हैं, कभी कैरम खेल रहे हैं, कभी चेस कर रहे हैं, और कजिन भी हुआ करते थे और झगड़े भी हमारे खूब हुआ करते थे, मार पिटाई तक हो जाया करती थी हार जीत में। लेकिन मुझे वो छोटी छोटी बातों में भी एक बात लगती थी कि हम हारना जानते थे और हम हारने को उतनी ही आसानी से स्वीकार करते थे। अभी थोड़ा सा क्या हो गया है कि बच्चे चूंकि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से गार्जियन बच्चे को बिन मांगे बहुत चीजें दे रहे हैं, तो उनको नेगेशन की, मतलब नकारात्मक चीजों की आदत है नहीं। मतलब उसको अगर 1 पैंट चाहिए तो 4 पैंट आ जाते हैं, उसको अगर 1 शर्ट चाहिए तो 2 शर्ट आ जाती है।
अगर जूते उसको हम तो जूते के लिए मिन्नत करते थे अपने पिताजी से, तो हमको बड़ी मुश्किल बाद 1 महीने बाद जूते हमको ही मिलते थे। वो भी घूम फिर के लखानी की या बाटा में जो कम होता था कीमत उसकी मिल जाया करती। अब तो जूतों के आपके पास हर ड्रेस के साथ में एक मैचिंग का शू आपके पास मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बच्चे को हम सुविधा देने के बजाय पर हमने उसको लग्जरी देना शुरू कर दिया और उसको हारने के लिए हम तैयार नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरा, चूंकि बच्चों की संख्या भी अब 1 या 2 हो रही है, तो गमले के फूल जैसे पल रहे हैं इस समय पर, तो पालना और पैम्परिंग होना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो पहली बात तो बच्चे को बिना कहे कोई चीज दीजिए मत, ताकि उसको ये फील हो कि मैंने अचीव किया है, किसी कारण से मैंने अचीव किया है, मुझे ग्रांटेड नहीं था ये। उसी बात में बच्चों से कहता हूं कि अगर आत्महत्या ही रास्ता है, क्योंकि असफलता मिली है हमको अच्छा, असफलता की परिभाषा भी बड़ी छोटी छोटी है, क्योंकि मेरे 90% आए हैं, मुझे 95% चाहिए तो मैं असफल हो गया। मैं 58% लाया हूं, पास हूं, लेकिन मैं असफल हो गया। तो ये बड़ी मुश्किल परिभाषाएं आज की तारीख में हो गई है। तो आपके अनुसार अगर परिभाषाएं ऐसी भी मान लो सफलता की और आप असफल हो गए, तो क्या आत्महत्या ही चारा है आपके पास? अगर ऐसा होता ना, तो और रेडियो स्टेशन पे इंटरव्यू देने में फेल होने वाले अमिताभ बच्चन आज हमारे बीच अमिताभ बच्चन नहीं हो, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाले एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे साथ नहीं है, और जिस बेस पर हम दुनिया के सारे काम कर पा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हम कर पा रहे हैं। बिल गेट्स फॉरवर्ड से बाहर निकले हुए थे, पढ़ाई छोड़कर आए थे, तो बिल गेट्स नहीं होते। अल्बर्ट आइंस्टीन को 7 साल की उम्र तक लोगों ने कहा था कि असामान्य बालक है, पागल बालक है, पढ़ नहीं सकता। आज अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हम नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि आत्महत्या कर लेना चाहिए था हमको। एडिसन की तो सफलताओं से कब अधिक असफलताओं की कहानियां हैं, और एडिसन से एक बार पूछा गया कि आप इतना असफल हुए, तो उसने कहा ना, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने तो वो रास्ते खोजे जिनमें असफलता मिलती है, इसलिए आपको जाना नहीं है उस रास्ते। तो मैं वो रास्ते खोज रहा था। मतलब देखिए कितना पॉजिटिव आदमी था। मतलब मुझे आज भी याद है कि हमारा एक विद्यार्थी था शर्मिंदा नाम का, वो मैथ्स में फेल हुआ, बायो लिया और फिर डॉक्टर बना। एक मनीषा शर्मा नाम की बच्ची थी जिसने मैथ्स छोड़ के आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज लिया और वो आईपीएस ऑफिसर हुई। तो अगर ये सब असफल होके वो जो आप जिसको अंतिम चारा मानना अगर वो कर लेते, तो बताइए सब हो पाते क्या? अच्छा, दूसरी बात, आप किससे डरते हैं? मैं कह रहा हूं कि असफल यदि हो जाए तो हम किससे डरते हैं? तो सबसे बड़ी कमी हमारे पास है कि हम सोशली बहुत प्रेशर में हैं। सोशली हम बहुत प्रेशर में हैं। मुझे यहाँ एक बहुत अच्छी बात याद आती है, 3 इडियट मूवी में कुछ दिन पहले फिर देख रहा था, तो उसमें वो फरहान जो दोस्त था, जब वो इंजीनियरिंग छोड़ के फोटोग्राफी के लिए अपने पिताजी से कहने जाता है, पिताजी के पास एक नया लैपटॉप लाते हैं, तो डायलॉग बड़ा शानदार था। वो कहते हैं कि बताओ तुम इंजीनियरिंग छोड़ दोगे तो बगल वाले कपूर साहब क्या कहेंगे? तो उसने फरहान ने कितना अच्छा जवाब दिया था कि पापा अब्बा, मुझे इस बात से मुझे की चिंता नहीं है कि वो कपूर साहब मेरे बारे में क्या सोचते, मुझे इस बात की चिंता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते। मुझे उनकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि खुद गर्मी में सोकर, और मुझे एसी, मेरे कमरे में एसी लगाने वाले वो कपूर साहब नहीं थे, वो आप थे। तो वास्तव में बच्चों को जब ऐसी मनोदशा होती है ना, वो 10-15 सेकंड के लिए केवल होती है। उस समय पर बच्चा केवल ये विचार कर लेना कि मेरे नहीं रहने पर मेरे माँ बाप को ज्यादा निराशा होगी या मेरे रिजल्ट से माँ बाप को ज्यादा निराशा हुई है। मैं कह रहा हूं आप कभी भी इस गलत कदम की ओर नहीं जाएंगे। इसलिए आपको मैं कुछ सलाह दे रहा हूं कि आप अपने आप को पहचानिए, आप रीडिंग की आदत डालिए। रीडिंग की आदत डालते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बनता है, आप चर्चा करिए, डिस्कशन करिए। ऐसी बहुत सारी नेट पे छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो ब्रेन के दोनों पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्पफुल होती है। आप जैसे घबराहट होती है तो हम सबसे अच्छा उपाय बताते हैं, पानी पीजिए। आप पानी पीने के पीछे का साइंस समझिए। पानी पीने का साइंस ये है कि आप कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है, कॉन्सेंट्रेशन कहीं खराब आपका हो जाए, तो मेरी अभी स्टूडेंट है और एक बहुत अच्छी काउंसलर है, तो वो वर्तिका शर्मा ने मुझे कहा कि सर अगर बच्चे केवल रिवर्स रीडिंग करने लगे 3 मिनट तक, मतलब उल्टा पढ़ने लगे, नीचे से जाएं और ऊपर की तरफ जाएं और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं, रिवर्स डायरेक्शन में जाएं, तो उनका स्ट्रेस कम होने लगता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ने लगता है। ऐसे छोटे छोटे टिप्स, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और मेडिटेशन हमारे पास में साथ में है। जब आपको खराब लगता हो तो आप किसी फ्रेंड से बात करिए, टीचर से बात करिए, अपने मम्मी पापा से बात करिए, एक चीज शेयर करिए और क्षमता को पहचान के लक्ष्य तय करिए। अब मैं इंट्रोवर्ट हूं लेकिन मैं बहुत अच्छा वकील बनना चाहता हूं, मैं कैसे बनूंगा? तो जब तक मुझे अपने सॉफ्ट स्किल या मुझे गुण अपने नहीं मालूम होंगे, तब तक मैं लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर सकता। और लक्ष्य का निर्धारण कभी किसी दूसरे को देखकर नहीं करिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी हॉबी हो और वो फिजिबल हो, और आगे दुनिया में इसका कुछ उपयोग हो, क्योंकि मुझे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो ऐसा लक्ष्य बनाइए आप। ये छोटी छोटी चीजें हैं
और मैं बार बार कहता हूँ कि विल पावर आपका अगर स्ट्रांग होता है ना, अगर आप अपने लक्ष्य से, टारगेट से सचमुच बहुत प्यार करते हैं, तो आप कभी ये सुसाइड जैसे अटेम्प्ट तो आप करेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। और पालकों से मैं कहता हूँ कि प्लीज तुलना मत करिए। आपके बच्चे का कंपटीशन उसे खुद से है, उसे किसी और से कंपटीशन मत करवाइए। आप अपने अनुभव उस पर मत थोपिए। कई बार ये होता है कि मैं तो ये करता था, मैं वो करता था, फलाने ने ये किया। तो अपने आकांक्षाओं का और अपने सपनों का की प्रयोगशाला उस बच्चे को मत बनाइए, कभी भी जाकर उसमें से है। और इंटरेस्ट के अनुसार उसका स्किल डेवलप होने दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसको सीखने दीजिए, हारना सीखने दीजिए, उसके साथ समय बिताइए। और अगर बच्चा अकेला आपके साथ में और आप वर्किंग है दोनों, तो निश्चित रूप से एक समय आपके साथ दोनों का ऐसा होना चाहिए कि अपनी बात शेयर कर सके। उसको हर बात पे आप डांटिए मत, उसको सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर एक ही लाइन में जवाब में दूं ना कि टीचर और बच्चे के बीच, गार्जियन और बच्चे के बीच, और टीचर और गार्जियन के बीच अगर संवाद स्थापित अच्छा हो जाता है अपूर्वा, तो ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। केवल यही मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास किसी और को सुनने का समय नहीं है, और हमारे पास अपने बच्चे को सुनने का भी समय नहीं। आजकल इस भागदौड़ वाले टाइम में पेरेंट्स आर बिजी इन देयर वर्क एंड चिल्ड्रन आर बिजी बीइंग अलोन इनसाइड देयर रूम। और हम लोग अपने आप को डिपेंडेंट कर लेते हैं कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ या कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनसे हम आज तक कभी मिले भी नहीं। और हम अपने खुद के लोगों को अपनी परेशानियां बताने से डरते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ऐसा कंसेप्ट बन चुका है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं, तो हमारे बिना बोले उन्हें हमारी जो नीड्स है वो पता नहीं चलती। हमारे बिना बोले उन्हें ये समझ नहीं आता कि आज इसे ये खाने का मन कर रहा है तो मैं आज इसके लिए दाल चावल बना दूं, या आज इसे बाहर जाने का मन कर रहा है तो हम बाहर चले जाएं, किसी वेकेशन पे चले जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी नीड्स से कम चीजें मिलती हैं। जो हम उम्मीद करते हैं वो हमें हमेशा वैसे गिफ्ट्स नहीं मिल पाते, या वैसी चीजें नहीं मिल पाती, वैसे रिजल्ट्स भी नहीं आ पाते। होता है, हम लोग ट्राई किए ना, जितना हो सकता है उतना हम लोग अपना फुल दिए, 100% वी हैव गिवन। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वी हैव फेल्ड, वी हैव अचीव्ड हाउ मच वी हैव वर्क। क्योंकि अगर 100% वर्क किया है पर हमें 80% भी मिला, तो हमें उस 80% की खुशी होनी चाहिए। जैसे एक मैं सीरीज देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें था कि इट वाज अ यूके का सीरीज था, लेकिन तो उसमें ये था कि एक बच्चा रहता है, बच्चों के बारे में था, टीनेज स्टोरी थी। तो एक बच्चा अपने माँ पिताजी से कहता है, मतलब जाता है, उसकी माँ पिता इसको वक्त नहीं दे पाते हैं, कभी बिजी रहते हैं, वो काम में जाते हैं, वो उनके साथ कभी डिनर भी नहीं करते। एक इंडियन फैमिली है, तो वो बच्ची हर दिन अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना खाती थी। उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के हर दिन डिनर करती थी, हर दिन बात करती थी। तो वो उसकी मम्मी से एक दिन मिला वो बच्चा, तो उसकी मम्मी कुछ बातों में बोलती है कि ये हम लोग तो अभी हमारे डिनर टाइम हो रहा है, हम लोग साथ में बैठ के डिनर। वो बच्चा रोने लग गया कि मैंने तो कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिनर नहीं किया, उनसे कोई बात नहीं। तो हमें यही समझना चाहिए कि हमारे कल्चर में ये चीजें नहीं थी कि हम अकेले रहे। जो बातें थी कि दादी नानी से कहानियां सुनना, उनसे सीखना, उनकी फिलॉसफी समझना। सर ने बहुत अच्छे से बताया हम सबको हर चीजों से कि कैसे हमें एक साथ रहना है प्रॉब्लम से। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम and explaining us what we should do and how we should take forward our needs. Thank you so much. अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपने बहुत अच्छा विषय का प्रतिपादन और समापन किया है, ये बिल्कुल सही बात है। और आप एक बार अगर बच्चा सफल हो जाते हैं ना, तो अपूर्वा, मैं डॉक्टर से नहीं पूछता कि आप कितने परसेंट 10th क्लास में आए थे, या अच्छे वकील से मैं नहीं पूछता कि वकील साहब आपके परसेंट कितने आए थे। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपकी योग्यता के आधार पर जाएंगे, और आपके लिए प्रारब्ध में कुछ ना कुछ लिखकर रखा हुआ है, बस वो क्लिक होगा। विश्वास रखिए बाबा पर, भगवान पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।